आज की मूवी है एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है। बजाय गुस्से में आपा होने के वो बेरहमी से शातिराना तरीके से बदला लेने का फैसला करता है। मूवी स्टार्ट होती है लॉस एंजलिस से, जहां हम टेड क्रॉफर्ड को देखते हैं। वो एक रिच एरोनॉटिकल इंजीनियर है। प्लेन्स में छोटी से छोटी खामी का पता लगाने में उसे महारत हासिल है, इतना कि एल्गोरिदम के बिना ही वो डायरेक्ट फॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है। टेड लेटेस्ट कार चलाता है, आलीशान घर में रहता है और उसकी एक खूबसूरत वाइफ है। बाहर से देखने पर उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है, पर पैसा और रुतबा होने के बाद भी वो परेशान रहता है क्योंकि उसकी पीठ पीछे उसकी वाइफ जेनिफर एक पुलिस ऑफिसर रॉब के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है। ये दोनों अक्सर छुप छुप कर होटल में मिला करते हैं, ये सोचकर कि किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन टेड बेवकूफ नहीं है। उसने जेनिफर के पीछे एक डिटेक्टिव को लगा रखा है जो उसे पल पल की खबर देता है। डिटेक्टिव टेड को एक होटल के बारे में बताता है। टेड खुद उस होटल में पहुंचता है और अपनी आंखों से इन दोनों को पूल में मस्ती करते हुए देखता है। अब सभी को यही लगेगा कि टेड बवाल कर देगा, पर ऐसा नहीं है। वो खुद को काम रखता है। वो होटल के उस रूम में पहुंचता है जो जेनिफर के नाम पर बुक था। यहाँ वो बेड को गौर से देखता है। बेड की कंडीशन ही बयान कर देती है कि कुछ देर पहले यहाँ क्या चल रहा था। कुछ देर बाद टेड वहां से निकलकर अपने घर पहुंचता है और जेनिफर के वापस आने का वेट करने लगता है। जेनिफर जब घर आती तो उसे टेड बदला हुआ लगता है। वो एकदम शांत है और अजीब तरह से उसे देख रहा है। वो पहेलियों में उससे बात करता है जिससे जेनिफर घबरा जाती है। वो जेनिफर को किस करता है, पर वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करती और कहती है कि मैं डिनर रेडी करने जा रही हूँ। यहाँ टेड कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। जैसे ही जेनिफर थोड़ा रिलैक्स होती है तभी वो एक बम फोड़ देता है। वो जेनिफर से पूछता है कि क्या रॉब भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। जेनिफर ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वो कुछ रिएक्ट करती उसके पहले ही टेड उसे पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर देता है। गन शॉट की आवाज से उसके गार्डन में काम कर रहे लोग घर की तरफ दौड़ते हैं, पर तभी टेड विंडो पर कुछ और फायर करता है जिसे देखकर वो सब भाग जाते हैं। इसके बाद वो बुलेट कार्टेजेस पर से उंगलियों के निशान मिटाता है और जेनिफर की बॉडी को घसीटकर एक कोने में छोड़ देता है। इसके बाद वो अपने कपड़े जलाता है और गर्म पानी से खुद को अच्छी तरह साफ करता है। वो अब भी बहुत काम है। फिर वो नए कपड़े पहनता है जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। इसी बीच पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है। शायद टेड भी इसी का इंतजार कर रहा था और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो नेगोशिएटर यहाँ आया है वो रॉब है। जी हाँ, वही रॉब जिसका जेनिफर से अफेयर था। वो टेड को कॉल करता है, जिसके बाद टेड सिर्फ उसे ही अंदर आने की परमिशन देता है। रॉब को अब तक नहीं पता है कि ये जेनिफर का ही घर है। टेड यहाँ रॉब से कहता है कि वो अपनी पिस्टल साइड में रख दे तो वो बात कर सकते हैं, और दोनों अपनी पिस्टल साइड में रख देते हैं। टेड कामली रॉब से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को शूट करके मार दिया है। रॉब को दीवार पर जेनिफर की एक फोटो दिखाई देती है और वो दौड़कर डेड बॉडी देखने जाता है जो कि जेनिफर की ही होती है। रॉब ये देखकर टूट जाता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसी बीच टेड उस पर पिस्टल तान देता है, लेकिन रॉब ओवर पार करते हुए टेड से पिस्टल छीन लेता है और उसे मारने लगता है। इसी दौरान दूसरे पुलिस वाले बीच बचाव करके उन्हें अलग करते हैं। वो टेड को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पैरामेडिक बताता है कि अब भी जेनिफर की सांसें चल रही है और उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है, जबकि टेड को पुलिस अपने साथ ले जाती है। जब फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो रॉब कहता है कि हर जगह अच्छे से चेक करो, कोई भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर विली की, जो एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। जब वो अपने केबिन में होता है तो उसका को वर्कर वहां आकर उसे शहर के सबसे बड़े लॉ फर्म में जॉब मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ये विली के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके प्रेजेंट बॉस मिस्टर रॉबर्टो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि उसे यहीं रहना चाहिए क्योंकि वो उनके सबसे अच्छे लॉयर्स में से एक है। विली पोलाइटली मना कर देता है क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है। रॉबर्टो भी उसे बेस्ट विशेष देते हैं। विली जब अपनी नई फर्म में होने वाली एक ग्रैंड पार्टी में जाने को रेडी हो ही रहा था तभी उसके कोवर्कर का कॉल आता है। वो कहता है कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है जो तुम्हें देखना होगा क्योंकि ऑफिस में अभी कोई भी नहीं है। विली थोड़ी सी आनाकानी करता है क्योंकि वो पार्टी मिस नहीं करना चाहता, पर कोवर्कर कहता है कि केस क्लियर है, अक्यूज ने भी कन्फेस कर लिया है और पुलिस के पास उसके खिलाफ प्रॉपर एविडेंसेस भी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो विली यहाँ सोचता है कि ये सिंपल ओपन एंड शट केस ही तो है और वो हाँ कर देता है। आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं जब टेड प्राइमरी हियरिंग में ही ये कहता है कि उसे कोई भी लॉयर नहीं चाहिए, वो खुद अपना केस लड़ना चाहता है। जज और विली दोनों उसे लॉयर रखने की सलाह देते हैं, तो वो विली से कहता है कि तुम ही मेरे लॉयर बन जाओ। सभी लोग टेड को देखते हैं जो बिल्कुल चिल है, जबकि वो अपनी वाइफ के अटेम्प्ट टू मर्डर में एक्यूज है। वो मुस्कुरा रहा होता है, मजाक कर रहा होता है जैसे कि उसे कोई टेंशन ही ना हो। टेड कहता है कि मैं खुद केस लड़ूंगा और चाहता हूँ कि फाइनल हियरिंग जल्द से जल्द की जाए।
जज जब कहती है कि विली आपके खिलाफ केस लड़ेगा, इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। टेड कहता है कि नो ऑब्जेक्शन, आई लाइक हिम। टेड का कॉन्फिडेंस देखकर विली भी शॉक रह जाता है। विली जब पार्किंग में होता है तब रॉब उसे कहता है कि टेड को हल्के में मत लो, वो बहुत शातिर और खतरनाक है। जितना सीधा वो दिखता है उतना वो है नहीं। यहाँ विली रॉब को अश्योर करता है कि उसे सजा जरूर मिलेगी। पुलिस के पास उसका स्टेटमेंट, मर्डर वेपन है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। इसके बाद विली पार्टी में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात निकी गार्डनर से होती है, जो इस फर्म में उसकी नई बॉस है। वो काफी बोल्ड एंड प्रोफेशनल है। विली निकी को देखते ही फ्लैट हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। विली पार्टी एंजॉय कर ही रहा था, तभी अचानक एक कॉल आता है जो विली को हिलाकर रख देता है। कॉल के दूसरी तरफ डिटेक्टिव फ्लोरेंस होता है, जो विली को बताता है कि क्राइम सीन से जो पिस्टल बरामद हुई थी वो अनयूज्ड है, मतलब अब तक उससे एक भी गोली नहीं चली है। वो बताता है कि पिस्टल टेड के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जो उसने 1 महीने पहले ली थी, पर यह साफ है कि ये मर्डर वेपन नहीं है। सीसीटीवी से पता चलता है कि क्राइम करने के बाद टेड घर से कहीं नहीं गया था, यानी ओरिजिनल क्राइम वेपन घर में ही कहीं होना चाहिए। अगले दिन जब विली दोबारा फॉरेंसिक टीम के साथ टेड के घर की तलाशी लेता है, तब भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। वहां सिर्फ पिस्टल का केस था जिसमें से 4 गोलियां गायब थी, उतनी ही जितनी टेड ने फायर की थी। इसके अलावा उन्हें टेड की बॉडी पर गन पाउडर भी नहीं मिला था, जो वहां होना चाहिए था। विली समझ जाता है कि मामला जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। वो तलाशी जारी रखने का कहकर वहां से निकल जाता है। ऑफिस लौटने पर उसे केस से रिलेटेड एविडेंस फाइल दी जाती है, जिसके हर पेज पर रेड मार्कर से नो लिखा होता है। टेड ने इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया होता है कि उसके खिलाफ एविडेंस कितने वीक हैं। विली जब टेड से मिलने जाता है तो टेड उसे उसके बारे में काफी बातें बताता है। वो कहता है कि मैंने इस केस पर काम कर रहे लोगों के पीछे अपने डिटेक्टिव लगा रखे हैं। जब विली ऑब्जेक्ट करता है तो टेड कहता है कि ये फेयर गेम है, तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वैसे ही मैं तुम्हें कर रहा हूँ। यहाँ टेड कहता है कि तुम्हारा मेन एविडेंस मर्डर वेपन किसी काम का ही नहीं रहा। मामला बिगड़े उसके पहले ही तुम मेरी तरफ होकर मेरा केस लड़ सकते हो, हारने से बच जाओगे। विली टेड से कहता है कि मेरे पास तुम्हारा साइन किया हुआ कन्फेशन है जिसमें तुमने खुद मर्डर करना कबूला है। यहाँ टेड विली को एक कहानी सुनाता है कि मेरे ग्रैंडपा का एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। उन्होंने मुझे 300 अंडे देकर खराब अंडों को अलग करने को कहा। मैंने एक एक करके पूरे 300 अंडे फेंक दिए, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ खामी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह कुछ ना कुछ खामी मिल ही जाएगी। मेरे खिलाफ जो केस तुम लड़ रहे हो ये भी खामियों से भरा पड़ा है। मैं श्योर हूँ कि मैं इजीली फ्री हो जाऊंगा। इसके बाद हम सीधे कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ विली अपनी साइड प्रेजेंट करता है और एविडेंसेस जज को देता है। टेड आज भी हमेशा की तरह कूल एंड काम है। वो एक पेपर पर ड्राइंग बनाने में बिजी है। विली अपने गवाह पेश करता है। जब जज टेड से पूछती है कि क्या आप इन्हें क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे, तो टेड साफ मना कर देता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। आखिर में जब रॉब गवाही देता है कि टेड ने खुद अपनी वाइफ का मर्डर मेरे सामने कन्फेस किया था, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। टेड खड़ा होकर कहता है, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जज के पूछने पर टेड रिवील करता है कि रॉब ने मुझे सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि उसका मेरी वाइफ के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा था और इसके एविडेंसेस भी है मेरे पास। ये सुनते ही कोर्ट में हंगामा मच जाता है। रॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टेड पर अटैक कर देता है। इसके साथ हियरिंग को यहीं रोक दिया जाता है। फिर विली, टेड और जज को हम एक प्राइवेट रूम में देखते हैं। टेड के पास उस होटल के एविडेंसेस हैं जहां रॉब और जेनिफर मिला करते थे। टेड कहता है कि उसे रॉब ने पुलिस स्टेशन में धमकाकर जबरदस्ती कन्फेशन लिया था कि मर्डर उसी ने किया है। टेड तुरंत उसे रिलीज करने की मांग करता है। जज यहाँ कहती कि शांतता ठेवा। वो विली को कुछ और टाइम देना चाहती है ताकि वो सॉलिड एविडेंसेस ला सके, नहीं तो टेड को रिलीज कर दिया जाएगा। विली जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका प्रेजेंट बॉस रॉबर्ट उसे हड़काता है कि तुमने अपनी नई जॉब और सैलरी के चलते लापरवाही से काम लिया है। मैं तुम्हें इस केस से हटाकर किसी और को एक केस दे रहा हूँ, तुम्हारे बिना भी हम केस हैंडल कर सकते हैं। विली निराश होकर वहां से निकल जाता है और जाकर निकी से मिलता है। निकी भी कहती कि उसे रॉबर्टो की बात मान लेनी चाहिए और केस से हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये केस हारते हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारी न्यू जॉब पर होगा। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि इनका रिलेशन अब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। विली जब घर लौट कर आता है तो उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें अंडे के छिलके होते हैं। ये पार्सल उसे टेड ने चिढ़ाने के लिए भेजा है। वो गुस्से से भर जाता है और अगली सुबह रॉबर्टो से कहता है कि चाहे जो हो जाए ये केस मैं ही लड़ूंगा। रॉबर्टो कहता है कि अगर तुम ये केस हारे तो अपनी न्यू जॉब तो गवाओगे ही और मैं भी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। विली ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि टेड जैसे आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। विली फ्लोरेंस को दोबारा टेड के घर पहुंचाता है ताकि कोई नया एविडेंस हाथ लग सके और खुद रॉब से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रॉब के अफेयर के बारे में जानकर उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसे छोड़कर जा चुके हैं।
वो कहता है कि उसे जेनिफर का असली नाम तक नहीं पता था। हमारे इस रिलेशन के सभी रूल्स उसी ने बनाए थे। हम वीक में 2 बार मिला करते थे और एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में कोई दखल नहीं देते थे। उस रात टेड के घर पहुंचने पर मुझे पता चला कि जेनिफर उसकी वाइफ है। आगे हम विली को उसी होटल में देखते हैं जहाँ ये दोनों मिला करते थे। वहाँ के मैनेजमेंट से वो सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करता है। विली फिर टेड के ऑफिस पहुंचता है कि शायद यहाँ कोई क्लू मिल सके। तभी जेल से टेड उसे कॉल करके उसके मजे लेता है कि कुछ मिला या नहीं। टेड यहाँ कहता है कि अब तो जेल भी मुझे ऑफिस की तरह लगने लगी है। इसके बाद वो विली से कहता है कि मेरी सेक्रेटरी से कह के जेनिफर की फ्लाइट टिकट कैंसिल करा देना। हम दोनों सेकंड हनीमून पर जाने वाले थे, पर क्या करें, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ टेड विली के एफर्ट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। इसके बाद विली खुद टेड के घर जाकर छानबीन करता है, पर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। फिर वो हॉस्पिटल जाता है इस उम्मीद में कि शायद जेनिफर होश में आ जाए और बता सके कि उस रात क्या हुआ था। पर उसकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है जब डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि सर में गोली लगने के कारण ब्रेन इतना डैमेज हो चुका है कि अगर इन्हें होश आ भी जाए तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। आगे हम देखते हैं कि विली को निक्की के घर वालों ने डिनर पर इन्वाइट किया है। इसी दौरान टेड के केस के बारे में डिस्कशन होता है और निक्की का भाई विली के मजे लेने लगता है। क्या निक्की कहती है कि अब विली उस केस पर काम नहीं कर रहा है, पर विली बताता है कि अब भी वो इस केस पर काम कर रहा है। यहाँ निकी काफी गुस्सा करती है और इन दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होता है। वो कहती है कि इस केस के लिए तुमने अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। निकी तमतमाते हुए वहां से चली जाती है। इनकी बातचीत निकी के फादर भी सुन रहे होते हैं, जो खुद एक जज है। वो विली से कहते हैं कि तुम खुद पर भरोसा रखो, जो तुमने किया है वो सही है। उसी रात को रॉब विली से मिलने आता है और कहता है कि हमें एविडेंस रूम में दूसरी पिस्टल प्लांट कर देनी चाहिए ताकि टेड को सजा दिलाई जा सके, पर विली ये नहीं करना चाहता। इसके लिए वो साफ मना कर देता है। अगले दिन जब वो होटल वाली सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है तो उसमें टेड दिखाई देता है, पर उसने बड़ी कैप और सनग्लासेस पहने होते हैं जिसके कारण उसका चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है उसमें, और ये फुटेज कोर्ट में ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। हर तरफ से हार कर वो रॉब के फेक एविडेंस प्लांट करने को राजी हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हेयरिंग के दौरान मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम मेरे कान में आके कुछ भी खुसुर फुसुर कर देना ताकि मैं कोर्ट में ये कह सकूं कि मर्डर वेपन मिल चुका है। आगे हम फाइनल हियरिंग का दिन देखते हैं जहां प्रेस और मीडिया की भीड़ लगी है। इस केस में चल रहे ड्रामे की वजह से ये केस काफी फेमस हो गया है। यहाँ टेड उसे रिलीज करने की अपील करता है। वो कहता है कि इस केस में मेन विक्टिम वो खुद है जिसे फ्रेम किया जा रहा है। जज जब विली से पूछती कि क्या कोई एविडेंस है आपके पास जिसकी बिना पर टेड की रिक्वेस्ट डिनाई की जा सके। टेड चुपके से फोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल करने वाला होता है, पर कुछ सोच के वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि मेरे पास टेड के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। टेड को नॉट गिल्टी डिक्लेयर करके रिलीज कर दिया जाता है और अब वो आजाद है। दूसरी तरफ विली पूरी तरह टूट चुका है। वो खुद को फेलियर महसूस करता है। तभी बाहर से गन शॉट की आवाज आती है और कोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। बाहर आकर देखने पर वो देखता है कि फाइनल वर्डिक्ट जानने के बाद रॉब ने अपनी पिस्टल से सुसाइड कर ली है। टेड भी यहीं खड़ा होकर विली को देखकर स्माइल करता है और पुलिस से जब्त किया हुआ अपना सामान वापस लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद विली दोबारा हॉस्पिटल जाता है कि शायद कोई मिरेकल हो जाए। वो रात भर वहीं बैठा रहता है। सुबह जब टेड हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे वहां विली दिखाई देता है। वो विली से कहता है कि तुम सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हो, अगर ये होश में आ भी जाएगी तब भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। यहाँ टेड कहता है कि इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम कब बंद करना है इसका फैसला भी मैं ही करने वाला हूँ। विली तुरंत निकी को ये बात बताता और हेल्प मांगता है कि वो कानूनी तौर पर टेड को ऐसा करने से रोके, पर निकी पहले से उस पर भड़की हुई है। वो कहती है कि इस केस से मेरा और मेरी फर्म का कोई लेना देना नहीं है। जेनिफर चाहे जिए या मरे उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर विली अपने पुराने बॉस रोबर्टो से हेल्प मांगने जाता है, पर वो उसे एक बुरी खबर सुनाता है कि बिना परमिशन के तुम्हारे हॉस्पिटल जाने पर टेड ने पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी है। रोबर्टो कहता है कि तुमने अपना मौका गवा दिया है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आखिर में हार कर विली निकी के फादर से हेल्प मांगता है। वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके जेनिफर के लाइफ सपोर्ट हटाए जाने पर स्टे ऑर्डर इशू करवा देते हैं। विली ये ऑर्डर लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा रहे होते हैं और विली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। टेड पहले से ही कोर्ट से ऑर्डर ले आया था कि विली को जेनिफर के आसपास भी फटकने ना दिया जाए। विली हेल्पलेस होकर जेनिफर को यहाँ अपने सामने मरते हुए देखता है और उसकी मौत के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानता है। कुछ टाइम बाद रोबर्टो विली से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें फर्म से नहीं निकाल रहा हूँ, तुम एक अच्छे लॉयर हो, तुम्हें बस अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। यहाँ विली के मिक्स्ड इमोशन होते हैं। जॉब बच जाने की खुशी होती है और जेनिफर को ना बचा पाने का गिल्ट होता है। वो काम पर लौटता है, पर हर पल वो बेचैन रहता है
कि आखिर टेड ने ये सब किस तरह किया होगा। यही डिटेक्टिव फ्लोरेंस भी उसके साथ होता है और यहाँ कुछ अजीब होता है। फ्लोरेंस कॉल कट करके अपना फोन टेबल पर रखकर कोट पहनता है और जाते वक्त गलती से विली का फोन उठा लेता है। तभी उस पर कॉल आता है और फ्लोरेंस विली का फोन उसे देता है। दूसरी तरफ टेड होता है जो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है, पर तुम्हारा एड्रेस मुझे नहीं पता। इसके बाद विली खुद टेड के घर पहुंच जाता है। यहाँ विली बताता है कि मैंने कुछ नोटिस किया है, पर समझने में मुझे काफी देर लगी कि तुम्हारी और रॉब की पिस्टल्स बिल्कुल एक जैसी थी और इसीलिए उस दिन तुमने होटल जाकर दोनों पिस्टल्स को चेंज किया था। यहाँ टेड कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर मैंने बाद में रॉब को उसकी पिस्टल लौटा दी थी। विली कहता है कि तुमने रॉब की पिस्टल से जेनिफर को मारा और जब रॉब जेनिफर की बॉडी के पास अफसोस कर रहा था तब तुम्हें दोबारा पिस्टल्स बदलने का टाइम मिल गया। इसके बाद तुमने अपनी अनयूज्ड पिस्टल से रॉब को धमकाने का नाटक किया जो उसने तुमसे छीन ली, जबकि ओरिजिनल मर्डर वेपन रॉब अपने साथ ही लिए फिरता रहा और आखिर में उसी पिस्टल से उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ टेड कहता है कि तुम तो जरूरत से ज्यादा समझदार निकले। मुझे हर बार हेयरिंग में रॉब को देखकर मजा आता था। वो एविडेंस को अपने साथ लेकर घूम रहा था, पर वो खुद ये नहीं जानता था। इस तरह मैंने एक ही गोली से दो शिकार कर लिए। अब भले ही तुम्हारे पास एविडेंस भी हो, पर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही क्राइम के लिए आप दो बार अक्यूज नहीं बना सकते किसी को। विली कहता है कि रॉब के सर में जो गोली लगी थी अब वो मेरे पास है और अब जेनिफर भी मर चुकी है, तो टेक्निकली वो जेनिफर के सर से गोली निकलवा कर दोनों को मैच करवा सकता है। और रही बात तुम्हारे एक ही क्राइम पर दो बार अक्यूज बनाने की, तो तुम यहाँ गलती कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि पहले तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस थे, पर तुमने खुद ही जेनिफर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटवाया था, इसके लिए अब तुम पर फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस लगेंगे। टेड इस बात पर हंसते हुए वहां से जाने लगता है, पर बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि विली ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसकी अभी की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है, जो बतौर एविडेंस वो कोर्ट में सबमिट करेगा। इसके बाद हम दोबारा कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ विली अकेला ही फुल कॉन्फिडेंस में खड़ा है, जबकि टेड के लिए लॉयर्स की पूरी टीम मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेड भी ये जानता है कि अब शायद काम इतना आसान नहीं रहा। और यही इस मूवी का एंड होता है। आई होप ये मूवी आप लोग जरूर पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल।